नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। हम आए दिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दों की चर्चा करते हैं, आज का मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण के अलावा ये प्रशासनिक विश्लेषण का मामला भी है। कल आधी रात के बाद मैं सो भी चुका था, अचानक फ़ोन से नींद खुली और एक लिस्ट मिली जिसमें 88 आईएएस अफसरों का ट्रांसफ़र हुआ और एक आईपीएस अफसर को जनसंपर्क का प्रभार दिया गया, जो कि पिछली सरकार के समय से एक परंपरा शुरू हुई है। तो खैर, इतनी लंबी ट्रांसफ़र लिस्ट थी कि उसको देखते हुए ये पता लगाते हुए लिस्ट सही तो है, ऐसा तो नहीं है किसी ने झूठी लिस्ट फैला दी हो। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उम्मीदवारों की ऐसी बहुत सारी लिस्ट हवा में चल रही थी जो किसी पार्टी ने नहीं बनाई थी। केवल जिनको टाइपिंग आती है वो लोग भी बना सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट चल रही थी हवा में, इसलिए उसको ठोक बजा के रात 1 बजे उसका समाचार हमने पोस्ट किया। उसके बाद उस लिस्ट को जब बारीकी से देखा तो लगा कि 88 आईएएस अफसरों का एक साथ तबादला छत्तीसगढ़ में इस राज्य के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। क्यों शशांक? ये पहली बार हुआ है। मैं आपको राज्य का आकार क्या है ये थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा। मेरे सामने आईएएस सिविल लिस्ट खुली हुई है, छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों की लिस्ट खुली हुई है। इसमें जो प्रोबेशनर हैं, जिनकी अभी कहीं पोस्टिंग नहीं होती, केवल ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए उनको अटैच किया जाता है अलग अलग जिलों में, अलग अलग कलेक्टरों के मातहत। कहीं उनको थानेदार बनाया जाता है, कहीं तहसीलदार बनाया जाता है। ऐसे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको मिलाकर, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या दूसरे स्टेट में डेपुटेशन पे गए हुए हैं, शायद दर्जन भर या उससे ज़्यादा अफसर होंगे बाहर डेपुटेशन पे। ये सब मिलाकर छत्तीसगढ़ में अफसरों की संख्या, आईएएस की संख्या 1 जनवरी को, अभी से 4 दिन पहले 165 है। कुल 165 आईएएस अफसर हैं, जिसमें दर्जन भर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, जिसमें आधा 1 दर्जन जो है प्रशिक्षणार्थी हैं जिनको कोई काम नहीं दिया जा सकता अलग से। इसके अलावा बचते कितने, मेरा ख्याल है ये जो लिस्ट आई है कल की 88 लोगों की, 60% अफसरों का ट्रांसफ़र हो गया है इसमें, जिनका हो सकता था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है उनका हो नहीं सकता था। इतने ट्रांसफ़र हो गए हैं कि आधे से ज़्यादा जिलों के कलेक्टर बदल गए हैं। विभागों के सचिव जो हैं वो तो अधिकतर विभागों के सचिव बदल गए हैं। किसी के नहीं भी बदले हैं मान लीजिए, तो उसको एक विभाग और बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है, या एक विभाग किसी अफसर के पास कायम है, दूसरा विभाग जोड़ दिया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की अफसरशाही की। अफसरशाही, मैं बहुत उसको सकारात्मक शब्द नहीं मानता। मेरा मानना है कि अफसर कभी शाह थोड़ी हो सकते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो निर्वाचित नेता भी शाह नहीं होने चाहिए, सबको जनसेवक रहना चाहिए। ऐसे में जब इतने अफसरों का तबादला होता है, पूरा का पूरा राज्य का ढांचा एक किस्म से हिल गया है। इसलिए हिला है कि ये दूसरी पार्टी की सरकार आई है। 5 बरस कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी। उस सरकार में बहुत सारे अफसरों ने बहुत सारे अच्छे बुरे काम किए। अब भाजपा की सरकार आई है, ये अपने मर्जी से लोगों को चाहती है, किसी को नापसंद करती है। बहुत से अफसरों के खिलाफ तो भाजपा ने चुनाव आयोग को, राज्यपाल को जगह जगह शिकायतें की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कई अफसरों के खिलाफ। ये राज्य आज एक ऐसी अनोखी स्थिति में है कि यहाँ के कई आईएएस अफसर जेल में पड़े हुए हैं, दूसरे अफसर जेल में पड़े हुए हैं राज्य सेवाओं के। 1 दर्जन 2 दर्जन, कम से कम 2 दर्जन आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जिनको ईडी ने नोटिस जारी किया हुआ है, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। 1-2 दर्जन ऐसे अफसर हैं। तो राज्य बड़ी विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में जब नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पूरी टीम ने जब ये तय किया कि अब अफसरों का ट्रांसफ़र होना है, वो बड़े ठंडे दिल से किया है, दुश्मनी से किसी को नहीं हटाया, बड़े ठंडे दिल से। 1 महीना पूरा हो रहा है, 4 तारीख को ही रिजल्ट जो हैं साफ हो चुके थे कि भाजपा की सरकार बन रही है। 1 महीना हो रहा है आज अफसरों का ट्रांसफ़र हुए।
इनको काम संभालने में और 2-4 दिन लगेंगे। तो ऐसे में हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि अफसरों का इतना थोक में ट्रांसफ़र करने की नौबत क्यों आई थी? क्यों आई थी शशांक, इतने ट्रांसफ़र करने की नौबत? देखिए, कुछ तो सरकार बदलती तो होते नहीं है, उनको अपना सचिवालय सेटअप करना होता है, प्लस जिलों में शिकायत अलग अलग विचारधारा या अलग अलग उस व्यवस्था को देखते हुए कुछ करना पड़ता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी साय सरकार, विष्णुदेव साय सरकार अपने आप में अलग ही नजर आई। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे पहले कुछ दिन तक, कुछ एक हफ्ते तक अब पुराने ही सचिवालय से काम चला है, किसी को भी नहीं बदला, किसी को नहीं बदला। और जो भी ट्रांसफर हुए बड़े सोच समझ के ठंडे दिमाग से किए गए। तो इस पर कोई अप्रत्याशित नहीं, उन्होंने अपना सचिवालय भी लेट किया, तो अब उनके सचिवालय के अफसर आए तो फिर वो कुछ चेंज हुए, कुछ विभाग में बदले, कलेक्टर। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो कोरोना काल में 22 कलेक्टर बदले गए थे, भूपेश बघेल सरकार जब एक साथ। हाँ, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय जिले भी कम थे। हाँ। और ये पहली बार हुआ था, राज्य बनने के बाद एक साथ 22 कलेक्टरों के ट्रांसफर एक साथ नहीं होता। अभी भी कम ही हुए हैं, 18 कलेक्टर हुए, 18-19 के हुए हैं। तो फिर भी इन्होंने ठीक ठाक सूची दी है, और जो प्रारंभिक नज़र में जो आ रही है, जो कुछ अच्छे काबिल अफसर थे उनको अच्छा अहम जिम्मेदारी दी गई। आप एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि आर संगीता महिला अफसर है, कड़क है, उनको आबकारी महकमा दिया गया है, जो सबसे बिगड़ा हुआ है, और जिसके ऊपर 3000 करोड़ रुपए के जालसाजी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का मुकदमा ईडी कोर्ट में दायर कर चुका है। अफसर, ऑल इंडिया सर्विस के अफसर उसमें जेल में हैं। ऐसा महकमा है जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी संगठित अपराध के रूप में चलते रहा। उस महकमे को 2005 बैच की आर संगीता इनको दिया गया है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि पहली महिला अफसर होगी जो आबकारी में आई है। हाँ, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। कोई महिला अफसर यहाँ नहीं थी आबकारी में जी। और उनकी साख बहुत अच्छी है। हाँ। दुर्ग कलेक्टर रही, महासमुंद कलेक्टर रही। कुछ इसी तरह का निहारिका बारिक सिंह। हाँ, निहारिका बारिक टी.एस. सिंहदेव के साथ थी, स्वास्थ्य सचिव रही, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रही वो। बाद में वो 2 साल की छुट्टी पे चली गई थी जर्मनी, वहाँ से लौट के आई हैं। तो उनको यहाँ पर जो पंचायत का एक प्रशिक्षण संस्थान है निमोरा, जिसको पार्किंग प्लेस कहते हैं, कि कोई अफसर बाहर से आए तो वहीं उसको डाल दो, पड़े रहने 2 महीना, उसके बाद सोचा जाएगा इनको अच्छी जगह पोस्ट करना है या कोई फिजूल सा काम देना है। तो निहारिका बारिक को भूपेश बघेल सरकार ने निमोरा में डाल के रखा हुआ था, पार्किंग प्लेस में। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और सूची में आप देखेंगे तो पूर्वाग्रह दिखता नहीं है। हाँ। किसी के बदले की भावना से ऐसा एक नज़र में दिखता है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए अंकित आनंद। हाँ। वो पिछले सरकार में भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल, और अपनी काबिलियत के बहुत में इस बार भी उनको फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई। बड़ा जिम्मेदारी है, पूरे बजट तैयार करेंगे वो। तो कुछ इसी तरह का वो रहा। मनोज पिंगवा साफ सुथरी। मनोज पिंगवा पिछली सरकार में जितने ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे, अभी उससे ज्यादा दिख रहे हैं। मुझको लगता है उनको एक हाथ जिम्मा ज्यादा ही दिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन का जिम्मा, सीनियर अफसर हैं और अच्छे अफसर हैं, तो ये जिम्मेदारी उनको मिली है। तो पहली नजर में कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं। लेकिन शशांक, अपन अगर अफसरों की बात न भी करें, अपन एक एक व्यक्ति के बारे में चर्चा न करें, तो मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि पिछली सरकार 5 साल जो हाल रहा अफसरों का, जो ये माना जाता है कि लुंज पुंज हो गए थे अफसरशाही लुंज पुंज हो गई थी, क्या लगता है आपको, क्यों हुआ था ऐसा? देखिए, मुझे पहली नज़र में तो ये आ रहा था कि स्थानीय नेता बड़े प्रभावशाली थे। ये प्रभावशाली क्या है, उनकी शिकायतों पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता रहा है कि इतने तेज़ी से ट्रांसफ़र पहले कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुए थे। और छोटी छोटी शिकायतों को, जैसे स्थानीय विधायक अगर सीएम के करीबी हैं तो कलेक्टर उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उनको हटा दिए। 1 महीने में कलेक्टर 2 बदले हुए, 2 बदले हैं, जो ध्यान है मुझको। कलेक्टर विधायक से बहस हो गई तो कलेक्टर चल गए। कुछ इसी तरह की शिकायत थी। और जो भ्रष्टाचार जिनके खिलाफ शिकायत रही है, अगर वो पावरफुल लोगों के समर्थन में रहे तो उनको हटाया भी नहीं गया। ये बात रही है उनकी सरकार के साथ
पुरानी सरकार के साथ। मुझको एक चीज़ और याद पड़ती है जिस पे चर्चा जरूरी है। हालांकि ये नई सरकार है, इसने अपनी एक नई टीम बनाई है, अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, लेकिन अफसर तो वही हैं, इंसान तो वही हैं, अफसरशाही वही है, सरकार का काम करने का जो प्रक्रिया जो है वो वही है। उस प्रक्रिया को तोड़कर प्रोसीजर के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार और जुर्म पिछले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो अद्भुत था, किसी ने देखा सुना नहीं था। मैं आपको बतलाऊं, जो सरदार पटेल ने एक जो आयरन स्ट्रक्चर खड़ा किया था अफसरशाही का, आईपीएस लोगों का, आईएएस लोगों का भी उसी दौर में बना था, नेहरू और पटेल के दौर में, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया था 5 साल में छत्तीसगढ़ में। जो बड़े बड़े आईएएस अफसर थे, आईपीएस अफसर थे बड़े बड़े, अगर उनके चैट अगर आप देखें जो कि ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं, उन चैट को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो लोग किसी मुजरिम को भैया बोल रहे हैं, किसी गुंडे को कुछ बोल रहे हैं। आईएएस आईपीएस अफसर, महिलाएं भी ऐसी थी जो किसी की फरमाइश पे अपनी तस्वीरें भेज रही थीं उसको। ये तमाम चीज़ें जो चैट ईडी ने और आईटी ने जब्त किए हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें निकले हैं ये। मैं उसको बहुत स्कैंडलाइज करना नहीं चाहता, मैं अनावश्यक सनसनीखेज बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक खतरे का स्तर बतला रहा हूँ। जैसे रहता है ना, बाढ़ आई तो पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चले गया कहते हैं, तो मैं ये बतला रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में नौकरशाही के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा कितने ऊपर था। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, आईएएस आईपीएस, वो किसी एक मवाली की फरमाइश पे अपनी तस्वीरें भेजती थीं। एक किसी मवाली ने अगर कहा, उनको गुंडे ने कहा कि फलाने आदमी को थाने में बंद करके पिटवाओ, तो वो उसको पिटवा के और खबर करती थी कि मैंने उसको पिटवा दिया है। फिर वो मवाली कहता था कि ऐसे नहीं, उसको थाने में नंगा करके पिटवाओ और उसका फोटो वीडियो मुझको भेजो। आपको लगता है कि एक महिला आईपीएस अफसर, उसने थाने में बंद करके नंगा करके पिटवाया फरमाइश पर, जैसे कि विविध भारती का गाना बज रहा है, और उसकी तस्वीरें खिंचवा के, उसका वीडियो खिंचवा के उसको गुंडे मवाली को भेजा, भैया इसको पिटवा दिया है, ये इसका फोटो वीडियो है। इस कदर लुंज पुंज हो गई थी अफसरशाही पूरी। कहने को अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, शब्द बड़े बड़े हैं। आईएएस जिसको कहा जाता है, आई एम सेफ, हालांकि उसका नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, लेकिन कहा जाता है आई एम सेफ। एक बार आईएएस बन गए तो कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी आईएएस आईपीएस सर्विस के बड़े बड़े अफसर सिर्फ कोई कमाऊ पोस्टिंग पाने के लिए, कमाऊ पोस्टिंग और कुछ नहीं था, कमाऊ पोस्टिंग पाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया छत्तीसगढ़ में। ये कोर्ट में चल रहे मामलों से पता लगता है, जेल में जो बंद हैं उससे पता लगता है। एक मिसाल इतनी बुरी कायम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अफसरों ने और नेताओं ने अपनी भागीदारी फर्म बनाकर, फर्म में ऐसी मजाक में कह रहा हूँ, भागीदारी का गिरोह बनाकर कौन कौन से जुर्म नहीं किए छत्तीसगढ़ में। शशांक, क्या लगता है इन्हीं अफसरों को ऐसे जुर्म से निकालना, उनसे ईमानदारी से काम करवाना आसान रहेगा क्या? आसान तो नहीं रहेगा, और चूँकि जिस हिसाब से ये अपने वो बता दिए हैं ट्रांसफ़र के वाला, तो पहली नज़र में ये लगता है कि इनकी नीयत साफ दिख रही है कि जो भ्रष्ट या जिनके खिलाफ दाग धरे हैं उन्हें किनारे ही किया गया है। तो पहली नज़र में साफ सुथरा प्रशासन देने की एक कोशिश दिख रही है। एक छोटे से उदाहरण आप उसी में मैं बता रहा हूँ कि पिछले चुनाव उसमें टेनओवर में पड़ोस के एक ज़िले की बात है, तो एक एसपी का तबादला सिर्फ इसलिए हुआ था कि वहाँ के एक नेता के भांजे को जुआ खेलते पकड़ लिया गया था, बस इतनी सी बात थी और कोई कारण नहीं। एसपी का ट्रांसफर हो गया। एसपी का ट्रांसफर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, इससे भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, राज्य बनने से पहले 3 दशक आप देख चुके ब्यूरोक्रेसी को, पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा था? मुझको एक फ़र्क तो ये दिख रहा है
पिछले 5 साल में मैंने छत्तीसगढ़ में जो देखा जी, कि सत्तारूढ़ नेताओं ने अफसरों को मिट्टी के लुंज पुंज लोगों की तरह अपने हाथ से मसल के जैसा चाहे वैसा आकार दे दिया, और अफसरों का एक बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा नहीं था, बड़ा हिस्सा, वो इस तरह जुर्म में शामिल हो गया, इस तरह गिरोहबंदी के अपराध में शामिल हो गया कि वो सरकार कभी जाने ही वाली नहीं है। कुछ इस अंदाज में काम कर रहे थे अफसर कि ये सरकार, शायद पिछली रमन सरकार 15 साल की थी, तो लोगों को लगता था कि 15 साल की अगर भूपेश बघेल की सरकार रहेगी तो तब तक तो रिटायर हो जाएंगे, 15 साल में इतना कमा लेंगे। मैंने कभी भी, मैं अविभाजित मध्य प्रदेश में, मैं सच कहूँ तो मैं कैलाश जोशी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, सखलेचा जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, इमरजेंसी के बाद का दौर है, 77 आपातकाल के बाद का दौर है, 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं इमरजेंसी के वक्त से ही अखबार नवीसी में आया। मैंने न कैलाश जोशी की सरकार में, न पटवा की सरकार में, न अर्जुन सिंह की सरकार में, न मोतीलाल वोरा की सरकार में, न दिग्विजय की सरकार में, न बीच में पटवा एक बार फिर आ गए थे, उसमें किसी भी सरकार में मैंने ये तौर तरीके ही नहीं देखे थे कि ऑल इंडिया सर्विस के अफसर जिनको इतना बड़ा माना जाता है, और ये ऑल इंडिया सर्विस इसलिए कहते हैं कि इनको राज्य आवंटित होते हैं, ये नौकर रहते हैं, ये अधिकारी रहते हैं केंद्र सरकार के, राज्य केवल आवंटित होता है। इनकी सेवा शर्तें, इनकी तनख्वाह, पेंशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट से तय होती है। ये चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करके राज्य की इजाज़त से 7 साल तक के लिए डेपुटेशन पे चले जाते हैं, दूसरे राज्य भी जा सकते हैं डेपुटेशन पे, छुट्टी ले सकते हैं, एजुकेशन लीव ले सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं 2 साल की। ये सरकार के दबाव से बचने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये इतने ताकतवर रहते हैं। राज्य सरकार किसी ऑल इंडिया सर्विस के अफसर को खड़े खड़े अपने मर्जी से सस्पेंड भी नहीं कर सकती, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खबर करनी पड़ती है कि हम इनको इस वजह से सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया है पूरी। इसके बाद अगर इतनी बड़ी बड़ी सेवाओं के, जो कि यूपीएससी से सेलेक्ट होके आते हैं ऑल इंडिया सर्विस के अफसर, लाखों लोग बैठते हैं, कुछ हजार उसमें से चुने जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे चुनिंदा लोग जिनके ऊपर देश का भविष्य मान लेते हैं लोग। आप बच्चों से पूछेंगे बड़े होके क्या बनना चाहते हो, अधिकांश बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ताकत का प्रतीक वही देखा हुआ रहता है। ऐसे अफसर भी जिस लुंज पुंज तरीके से पिछले 5 साल में जुर्म में शामिल हो गए थे, जुर्म में नहीं करते काम, कह देते कि मैं ये नहीं कर सकूंगा गलत काम, छुट्टी ले लेते, घर बैठ जाते, सरकार क्या करती? जुर्म न करने पे निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं था, अपने घर बैठ जाते, मंत्रालय में किसी एक कोने में बैठ जाते, 4 गाड़ियां नहीं मिलती, 1 गाड़ी, 1 ड्राइवर, 1 तनख्वाह कहीं नहीं गई थी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारे लोग जुर्म में शामिल हो गए थे। यानी जो चर्चा है वो ये है कि किसी जिले में कोई एसपी 3 करोड़ रुपए दे के जा रहा है, कहीं पे कोई कलेक्टर 1 करोड़ या 50 लाख रुपया महीना के कमिटमेंट पे जा रहा है। इस किस्म की नौबत, ऐसे संगठित जुर्म में भागीदार हो गए थे। मुझको डर ये है, एक तो इतना पैसा इन्होंने कमा लिया है इस दौरान, ऐसे दर्जनों लोग हैं, कम संख्या में नहीं है, दर्जनों लोग हैं जो करोड़पति से अरबपति के बीच कहीं पे हैं, ऐसे सरकारी नौकर हो गए जिनको कोई परवाह नहीं रह गई, नौकरी को लात मार सकते हैं, इतना पैसा हो गया है और अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। ये एक। दूसरा ये है, मैं आज एक आईपीएस से बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने पूछा कि पिछला 10 साल जो कि पुलिस विभाग पिछले 5 साल की भूपेश बघेल सरकार से परे भी पिछले 10 साल पुलिस विभाग लुंज पुंज रहा अपने खुद के आंतरिक व्यवस्था को लेकर। इसमें कितने प्रोबेशनर आए होंगे? 40 प्रोबेशनर करीब आए होंगे, हर साल 4 औसतन आते हैं। तो 40 आईपीएस प्रोबेशनर जो हैं, इन्होंने इसी किस्म की लुंज पुंज पुलिसिंग देखी है, ये उनका प्रशिक्षण रहा है। ये अब जिस दिन
एडिशनल एसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, उस दिन ऐसे ही बनेंगे। उनको मालूम है कि काम करने की ज़रूरत नहीं है, या काम करना है तो पैसा कमाना चाहिए। पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि कहीं दे के फिर पोस्टिंग पाए, पूंजी निवेश करें और फिर कमाई करें। बहुत सारे अफसरों ने इस तरह से काम किया है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ पिछले 5 साल में जो इस पैमाने पे हुआ। पहले भी इक्का दुक्का अफसर रहते थे जो पैसा दे के पोस्टिंग पा लेते थे, लेकिन अभी जिस पैमाने पे संगठित तरीके से हुआ, अफसर जिस तरह से जुर्म में भागीदार बन गए, अफसरों ने अपने दस्तखत से माइनिंग की नीतियां बदली, व्यवस्था बदली, जिसकी वजह से एक संगठित अपराध कायम हो सका, जिसकी वजह से एक आईएएस अफसर जेल में पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी ने उसने मिल के जो करोड़ों की ज़मीनें खरीदी है 2 नंबर के पैसे से, आज किस काम आएगी? उस अफसर की ज़िंदगी खत्म हो गई है। मुझको ये लगता है कि पिछले 5 बरस जो हैं छत्तीसगढ़ के शशांक, ये न केवल छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी के लिए बल्कि पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी के लिए, पूरे देश के आईपीएस के लिए एक मिसाल है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, जेल जाने से बचने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो नौबत छत्तीसगढ़ में आई है, जिसको ईश्वर पे भरोसा है, वो लोग बना सकते हैं कि ऐसी नौबत ईश्वर किसी दुश्मन को भी न दिखाए। मुझको ये पता लगा कि बीच में छत्तीसगढ़ के कई आईएएस अफसर एक ट्रेनिंग में मसूरी एकेडमी गए थे। मसूरी एकेडमी में देश भर से आए थे लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। उनका छत्तीसगढ़ के अफसरों से यही उत्सुकता रहती थी कि तुम्हारे यहाँ काम कैसे हो रहा है, इतना जुर्म हो रहा है, इतनी जांच हो रही है, इतने छापे पड़ रहे हैं, इतना ईडी आईटी जो है ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों के घर पे छापे मार रही है, क्या हो रहा है, तुम लोग कैसे काम करते हो ये। तो छत्तीसगढ़ के जो आईएएस अफसर गए थे, इनसे जवाब देते नहीं बन रहा था वहाँ पे, कोई खुशी की बात तो थी नहीं। दूसरा, यहाँ से अफसर भी बहुत सारे गए थे, तो इनको आपस में भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं था कि हम यहाँ लोगों को बोलेंगे तो वो बात घूम फिर के हमारे प्रदेश में सरकार तक न पहुँच जाए। इस तरह से खराब नाजुक नौबत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? अफसरशाही ही दोषी रही या फिर राजनेता जो उनको पोस्टेड करते रहे? देखो शशांक, ऐसा है, नेता को तो हमेशा से भ्रष्ट मान लिया जाता है कि नेता भ्रष्ट रहते हैं, ये हमेशा से मान लिया जाता है। लेकिन अफसरों को ये माना जाता है, नेता 5-5 साल में आते जाते रहते हैं। बहुत सारे नेता 5 साल भी पूरा नहीं करते हैं, सत्ता में आते हैं, कई मंत्री हट जाते हैं बीच में। 5 साल के बाद जरूरी नहीं है कि आप दोबारा जारी रहे सत्ता आपकी। रमन सिंह जैसे 15 साल रह सकते हैं, लेकिन झारखंड जैसे 1-1, 1.5 साल में भी बदल सकते हैं। उत्तराखंड 5 साल में 3-4 मुख्यमंत्री बदल गए थे। तो नेताओं की सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अफसरों की सत्ता लंबे समय तक कायम रहती है। इसलिए कुछ लोगों ने मुझको किसी वक्त ये सलाह भी दी थी, किसी नेता से दुश्मनी मोल ले लेना, अफसर से दुश्मनी मोल मत लेना। नेता की जिंदगी 5 साल की हो सकती है, अफसर की जिंदगी 30 साल की होने की गारंटी रहती है। 25 साल 30 साल आमतौर पे अफसर रहते हैं, 25 साल की उम्र में आते हैं, 60 साल तक रिटायर नहीं होते। और छत्तीसगढ़ में तो कोई रिटायर होते ही नहीं है। रिटायर होने के बाद 5 साल एक आयोग में, 5 साल दूसरे में, 5 साल तीसरे में, अभी तक चले ही आ रहे हैं लोग यहाँ पर। 10, 15, 20 साल में लोग रिटायर नहीं होते यहाँ पे। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि नेता तो भ्रष्ट रहते हैं, ये मान लिया जाता है। पिछले 5 बरस में छत्तीसगढ़ के अफसरों ने अपनी रीढ़ की हड्डी न होने के जो नमूने पेश किए, वो गजब के थे वो नमूने। और ऐसा नहीं कि मैं केवल अफसरों को कह रहा हूँ, हमारे जैसे मीडिया के लोग भी थे। पिछले 5 साल में जिस वक्त पे जो बात उठानी थी, शायद ही किसी की हिम्मत हुई है उस बात को उतने जोर शोर से उठाने की। हमने चुनाव के कुछ महीने पहले से, जब से ये चैनल शुरू किया, हमने बहुत सारे मामलों में जोर शोर से बात उठाई। उस वक्त ये लग रहा था भूपेश बघेल की सरकार लौटेगी, कांग्रेस की सरकार लौटेगी। लेकिन हमने हसदेव का मामला हो या नेताम का इंटरव्यू हो या और कोई भी हो, हमने बहुत सारे मौकों पे उठाया था सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कैमरे के सामने ये कहने में मुझको कोई झिझक नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मीडिया ने भी पिछले 5 साल में जिस तरीके से काम करना था
नहीं कर पाई मीडिया उस तरह से काम, दबी हुई थी, सहमी हुई थी। शायद फायदा मिल रहा था हमारे जैसे लोगों को, कुछ हो सकता है अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों पे लागू हों, लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि मेरे जैसे लोगों के पास, शशांक जैसे लोगों के पास तो कोई ऑल इंडिया सर्विस की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोग हैं, ये लोग जब एक चपरासी की तरह दहशत में काम करते रहे तो वो देखना बड़ा तकलीफ देह था। मेरी शुभकामनाएं हैं इन अफसरों को भी, आज की सरकार को भी, कि अफसरशाही को उस नौबत से उबारे, उनको कहे कि आपको बैठने कहा जाए तो आप लेट मत जाओ, आपको जब लेटने का आदेश मिले तो ही लेटना। अभी अफसरों की दिमागी हालत यह है कि आप उनको बैठने कहो वो लेट जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं किसी अफसर, किसी मंत्री के सामने। ऐसे दहशत में 5 साल निकाले हुए लोगों ने, दहशत, कमाई, भागीदारी, जो भी आप कहें, जुर्म जो भी कहें, अफसरों ने जुर्म कम नहीं किए। मुझको लगता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को खुद भी एक आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ये अफसरों की कुछ एक एसोसिएशन भी रहते हैं जी, आईएएस एसोसिएशन या आईपीएस एसोसिएशन, ऐसा रहते हैं। इनको भी सोचना चाहिए कि इनके सदस्यों का ऐसा हाल क्यों हुआ था, उनको भी सोचना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं नई विष्णुदेव साय सरकार के साथ में कि ये अफसरशाही को एक बार फिर ईमानदार बना सके, एक बार फिर इनको काम के लायक बना सके, एक बार इनको जुर्म के दायरे से निकाल सके। जैसा मुजरिमों का एक पुनर्वास होता है, ऐसा इनका पुनर्वास हो सके। अभी तो मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने आते ही 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया हो, 5 के खिलाफ जांच चालू करवा दी हो। अभी विष्णुदेव साय की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी अफसर को सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि कई नाजुक कुर्सियां हैं जहां से हटाया भी दी गया। उन कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैरान हैं कि हमको हटा क्यों नहीं रहे हो, कब हटाओगे। हो सकता है आईपीएस की आज शाम जो लिस्ट आने वाली है उसमें शायद हटाए उनको, लेकिन इन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की। जो नाजुक कुर्सियां हैं उसमें भी लोग बने हुए थे, काम कर रहे थे, तो कोई बदले के भावना से काम करते हुए सरकार मुझको आज के तारीख में नहीं दिख रही है। अभी 5 साल करीब करीब पूरा बाकी है, आगे देखना होगा क्या होगा। एक चीज़ और, एक विषय पे और चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका पुराना अनुभव भी इसको लेकर रहा है। कमिश्नरी व्यवस्था, कमिश्नरी व्यवस्था योगी सरकार ने ख़त्म कर दी थी। छोटा राज्य है, जरूरत नहीं, उस समय खैर 11 जिले ही थे। और लेकिन फिर रमन सरकार ने राजस्व के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर शुरू किया। आप कमिश्नर भी बन गए। पहले आपको याद होगा आपके समय में आपके बहुत सीनियर अफसर, सुदीप बनर्जी, बहुत सीनियर जो लोग बस्तर जैसे इलाकों में कमिश्नर रहे। शेखर दत्त जो बाद में राज्यपाल बने वो रायपुर के कमिश्नर थे। एल के जोशी जैसे बड़े नाम थे, ये कमिश्नर हुआ करते थे। आप छोटे छोटे कमिश्नर बन गए। कमिश्नरी बहुत सारे हो गए, रायपुर, दुर्ग भी लोग संभाग नहीं था पहले, तो 3 संभाग ज्यादा बढ़ गए, संभाग ज्यादा, कमिश्नर बढ़ गए, कमिश्नर ज्यादा बढ़ गए। दूसरी चीज़ ये है, बहुत जूनियर लेवल पे अफसर यहाँ पोस्टिंग हुई, जो कलेक्टर रहे वो कमिश्नर भी बन गए। तो इस पे क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं और क्या व्यवस्था में पहले? देखो शशांक, मेरा ये मानना है, अभी व्यवस्था जो चली आ रही थी, मैं फिर पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल में जो सीएम हाउस था वहां से हर कलेक्टर एसपी सीधे नियंत्रित होते थे। कमिश्नर जो हैं उनकी कोई औकात नहीं थी कि वो अपने कलेक्टर से पूछ सके कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो। उसका एक जवाब रहता था, हाउस से कहा गया है, ये जवाब रहता था। जहां पे व्यवस्था का इतना केंद्रीकरण कर दिया जाए, सेंट्रलाइज बना दिया जाए कि हर जिला सीधा सीएम हाउस से नियंत्रित होगा, वहां पे कमिश्नर फिजूल है। वहां कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर कुछ जगहों पे कलेक्टरी किए हुए अनुभवी लोग रहते हैं। वो कलेक्टर जो राजस्व के जो मामलों पे आदेश करते हैं उसकी सुनवाई भी करते हैं, अपील भी करते हैं। हर व्यक्ति राजस्व मंडल बिलासपुर नहीं जा पाते, तो यहाँ सुनवाई भी करते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नर का एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड वाला रोल रहता है, एक रोल रहता है कमिश्नर का अपीलेट अथॉरिटी का, जहां पे आप कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं रेवेन्यू केसेस में। तो उसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जिस वक्त आप कमिश्नर की व्यवस्था को बाईपास करके
और सीधे कलेक्टरों से संवाद करने लगे। तो अगर सीएम हाउस मान लीजिए थानेदारों से सीधे बात करने लगेगा तो 2-3 साल बाद आपको लगेगा कि जिलों में एसपी की जरूरत क्या है। सीएसपी और थानेदार बहुत हैं, एसपी क्या करना है एसपी का। एसपी की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। और हो सकता है कि कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा आए जो एसपी की व्यवस्था को खत्म कर दे कि हम तो थानेदार से सीधे ही बात कर सकते हैं। सवाल यह है कि शासन प्रशासन का जो ढांचा है उस ढांचे का अगर आप सम्मान करते हैं तो उसका अपना उपयोग है। मैं गैर जरूरी तरीके से जनता के काम को देर करने के लिए कोई ढांचा नहीं सुझा रहा हूं, लेकिन मैं अगर कोई अनुभवी कमिश्नर है जिसके अनुभव का भी फायदा मिल सकता है कलेक्टर को, जो 3-4-5 जिलों को एक साथ देख सकता है, उनकी एक साथ बैठक ले सकता है या ले सकती है कमिश्नर। अभी शिखा राजपूत तिवारी बिलासपुर की कमिश्नर बनाई गई है, तो कमिश्नर ले सकती है, सकता है बोलना अकेला गलत होगा। या निहारिका बारिक जिनका आपने नाम लिया, ये भी बिलासपुर में कमिश्नर रह चुके हैं। मुझको एक बड़ा अनोखा मामला दिख रहा है बिलासपुर कमिश्नरी का, जहां ये दूसरी महिला कमिश्नर बनी है। आपको कोई और संभाग याद पड़ रहा है क्या जहां महिला कमिश्नर 2 रही हो? 2 रही हैं ऐसा नहीं है, एक जरूर वहाँ थी, एक ही थी सरगुजा में। हाँ किंडो। हाँ, तो यहाँ इस संभाग में अब ये दूसरी कमिश्नर है। तो ये कमिश्नर ऐसा ले सकती हैं एक बैठक जिसमें 4-5 जिलों के उनके मातहत आने वाले कलेक्टर बैठे, आपस में मुकाबला भी होता है परफॉर्मेंस का। जब सामूहिक मीटिंग होती है, बात होती है, तो हर कलेक्टर दूसरे कलेक्टर से आगे बढ़ के दिखाना चाहते हैं। तो ये उसमें एक गुंजाइश रहती है, लेकिन ये गुंजाइश तभी रहती है जब राज्य शासन मुख्यमंत्री के स्तर पर या मुख्य सचिव के स्तर पर कलेक्टरों को सीधे नियंत्रित न करे और कमिश्नर से बात करना बंद कर दे। अभी तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि प्रभारी मंत्री से भी कोई बात नहीं होती थी, कमिश्नर से भी कोई बात नहीं होती थी। तो ऐसे में न प्रभारी मंत्री की जरूरत है न कमिश्नर की जरूरत है। प्रभारी मंत्री की जरूरत शायद इसलिए पड़ती थी कि जिस जिले में डीएमएफ का जो पैसा रहता था उस पैसे में कुछ परसेंटेज जो है प्रभारी मंत्री के कहे हुए भी मंजूर होता था, जिसमें कमाई उमाई होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कमिश्नरी को मैं निहायत गैर जरूरी नहीं मानता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सरकार कमिश्नर के थ्रू डील नहीं करती, जो कमिश्नर का सम्मान नहीं करती, उसको कमिश्नर नहीं रखना चाहिए। एक चीज थोड़ी सी बात मैं इस पर टोक रहा हूँ, जैसे कमिश्नर एक बार खत्म होने के बाद व्यवस्था दूसरी बार बहाल हुई, तो वो उस रूप में या उस तेवर में नहीं आ पाई या उसमें नहीं आ पाई जो जिससे देखिए ये रमन सिंह के समय भी हो गई थी ये बात कि धीरे धीरे राजधानी जो है वो सीधे कलेक्टरों के थ्रू बात करने लगी थी, सीधे सीधे कलेक्टरों से बात करने लगी थी। और जो कमिश्नर के मातहत जो मुद्दे आने चाहिए थे, विकास के जो कार्यक्रम हैं वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, ऐसे मुद्दे, इनके बारे में भी कलेक्टरों से सीधे बात होने लगी थी। तो कमिश्नर के महत्व को राज्य सरकार चाहेगी तो ही स्थापित रहेगा। कमिश्नर राजधानी में आके मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से नहीं बोल सकते कि मुझको महत्व दीजिए, आप कलेक्टर से सीधे बात क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि मैं अगर उनके जिले के किसी नीचे के अफसर के बारे में कुछ कहूँ तो वो सीधे बात नहीं करते थे, वो कलेक्टर या एसपी को ही कहते थे कि आपके फलाने टीआई के बारे में ऐसा है या उसके ये काम है, आप अपने उस टीआई को ये बतला दीजिए। सीधे बात नहीं करते थे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैनल था। आप इसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर कमिश्नर या आईजी की भी क्यों जरूरत है अगर आपको सम्मान नहीं करना है तो। अगर हर एसपी सीधा रायपुर ही रिपोर्ट करेगा राजधानी, आईजी भी क्यों चाहिए आपको? पोस्ट ऑफिस जैसा मानता है आईजी कई अपने आप को। एक चीज फेरबदल में थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है सुब्रत साहू, उसको धर्मस्व और धार्मिक न्याय जो ब्रिजमोहन के विभाग का दिया गया है। थोड़ा सा ये है कि मुझे लग रहा है रामलला दर्शन यात्रा, राजीव कुंभ और भी जो धार्मिक प्रोग्राम है, इसको देखते हुए ये इस बार बड़े अफसर को, मतलब सीनियर लेवल के अफसर को इस पद में दिया गया है, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा अमला है नहीं
नीचे हाँ, मुझको लगता है बृजमोहन अग्रवाल का मैंने रुख पिछली बार जब ये मंत्री थे जी और धर्मस्व मंत्री थे, वो संस्कृति के भी थे, पर्यटन के भी थे, जी अभी भी शायद ये तीनों चीजें उनके पास हैं, जी बृजमोहन के पास हैं। जी तो बृजमोहन ने ही राजिम का जो आम मेला होता था उसको राजिम कुंभ नाम देके उसको आसमान पे पहुंचाया था। जी वो सरकारी खर्च पे एक बड़ा हिंदू आयोजन होने लगा। जी उस पर किसी ने ज़्यादा आपत्ति भी नहीं की थी कि सरकारी खर्च पे आप हिंदू आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज से रमन सिंह की पहली सरकार थी, जी उस वक्त देश में हिंदुत्व कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, जी किसी ने आपत्ति भी नहीं की थी। बृजमोहन ने सरकारी खर्च पे जब देश भर से साधुओं को बुलवाना चालू किया, वहाँ पे जी उनका सत्कार चालू किया, उनको दान दक्षिणा दे के विदा करना चालू हुआ, सब में जनता का पैसा लगता था, जी लेकिन लोग उसका बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि देश में हिंदुत्व का वो आक्रामक रुख उस समय नहीं था जी जब राजिम कुंभ बना। जी तो उसके बाद पिछली सरकार जो है भूपेश बघेल की, उसमें इस बात को शायद ताम्रध्वज साहू थे मिनिस्टर उसके इंचार्ज, हाँ ताम्रध्वज साहू थे। तो उन्होंने इसका रूप को बदल दिया, इसको कहा कि नहीं ये माघ पुन्नी मेला है, पहले कहा हम माघ पुन्नी मेला करेंगे, लेकिन इस बार जी जो आप कह रहे हैं ये कुंभ मेले के लिए सुब्रत साहू जैसे बड़े एसीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा जिस मुद्दे पे आप आ रहे हैं कि रामलला के दर्शन को ले जाने की जो सरकारी योजना है, छत्तीसगढ़ में सारे अल्पसंख्यक मिलकर 4% हैं, उससे कम 96% लोग यहाँ पे हिंदू हैं या आदिवासी हैं। इनमें से बहुत सारे लोग मुफ्त में रामलला के दर्शन को जाना चाहेंगे। जी तो जो 3.25 करोड़ आबादी है, इसमें हम अवयस्क को न भी गिने तो 2 करोड़ 3 लाख जो वोटर हैं, जी इसमें से हो सकता है 1-1.5 करोड़ जाने को तैयार हो जाएं वहाँ पे। जी ये इतना बड़ा एक आयोजन हो जाएगा अभी से लेके लगातार। ये लोगों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के पहले कुछ नहीं होना है, ये अगले 5 साल चल सकता है रामलला के दर्शन का कार्यक्रम। जी छत्तीसगढ़ की ऐसी गाड़ियां हो सकती है, रेलगाड़ी जो बस की तरह लेके जाए, वहां से लेके वापस आए, फिर लेके जाए, ये चल सकता है अभी तो लगातार। ये मुफ्त दर्शन की बात बोल रहे हैं, 15 जनवरी से 25 जनवरी से 25 मार्च तक इस तरह का कुछ इन्होंने रखा है एक टेंटेटिव प्रोग्राम। अब उसको इम्प्लीमेंट ऐसे हर कार्यक्रम का विस्तार होता है। जी हाँ। अगर लोग और आके खड़े हो जाएंगे कि हमको भी जाना है, भाजपा के कार्यकर्ता लेके आएंगे, हमारे वार्ड से 100 लोग जाने को तैयार हैं, हमारे वोट बिगड़ेंगे, तो सरकार तो पूरे देश में भाजपा की जहाँ जहाँ है वो रामलला के दर्शन को सरकारी खर्च पे ले जा रही है। जी ऐसा नहीं कि केवल रामलला के दर्शन को ले जा रही है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, छत्तीसगढ़ की पिछली सरकारें, मध्य प्रदेश की पिछली सरकारें दूसरे धर्म के भी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ पैसा देती थी, ये इंतजाम करती थी। लेकिन ये अयोध्या का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। आप जो कह रहे हैं मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि सुब्रत साहू जैसे बड़े अफसर को अगर बृजमोहन अग्रवाल के एक विभाग में रखा गया है जी तो हो सकता है जी कि इस कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पे ले जाने की सरकार की नीयत हो। जी। उनके साथ साथ ऑलरेडी एक सचिव और भी हैं, PL बंगन। अच्छा जी तो जबकि मुझको जितना याद पड़ रहा है सुब्रत साहू के खिलाफ जी किसी तरह के कोई जुर्म के, किसी और के कोई आरोप पिछले 5 साल में नहीं है। कोई इनके यहाँ छापा नहीं पड़ा, कोई इनको नोटिस इशू हुआ हो, जुर्म दर्ज हुआ हो, ऐसा मुझको नहीं मालूम। मेहनती अफसर हैं, मेहनती अफसर हैं और बृजमोहन और ज़्यादा मेहनती हैं, और ये भाजपा का पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो अपन उम्मीद करते हैं हो सकता है कि इसलिए उनको ले गए हों वहाँ पर। वैसे भी ये मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे पूरे 5 साल भूपेश बघेल के साथ, तो ये स्वाभाविक है कि इनको वहाँ से तो हटाना ही था। तो ये जिस विभाग में इनको लाया गया है, धर्म से जुड़े विभाग में, हो सकता है यहाँ पे काम बहुत बड़ा हो। एक परीक्षा को लेके PSC के, हाँ, उस पर CBI जांच की घोषणा हुई है, ऐलान किया, कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया। तो इससे कुछ हद तक परीक्षार्थियों को राहत मिली होगी। 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं। आपको अगर ध्यान होगा जी
तो ममता बनर्जी की सरकार, कांग्रेस की अलग अलग सरकार, भाजपा की और अलग अलग सरकारें, जी इन लोगों ने केंद्र सरकार को राज्य की तरफ से एक जो अनुमति दी जाती है जी कि सीबीआई हमारे यहाँ आके किसी भी मामले की जांच कर सकती है, जी उस अनुमति को वापस ले लिया था। जी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ले लिया था। यहाँ से चिट्ठी चली गई थी जी कि हमने जो अनुमति दी थी, एक ब्लैंक चेक जैसी अनुमति दी थी, हम उसको वापस ले रहे हैं। अब आपको जांच करनी होगी तो हमसे पूछ के हमारी परमिशन लेके ही आप यहाँ आएंगे। इसमें छूट केवल ये रहती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर जांच का आदेश देते हैं तो जांच हो सकती है राज्य सरकार की अनुमति के बिना। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं शायद एक भी मामला 5 साल में। ये सरकार जो है, चूंकि मोदी की ही पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये सरकार सीबीआई को यहाँ आने से रोके। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है अभी, इसमें ये सरकार सीबीआई को अनुमति देने की चिट्ठी दोबारा भेजेगी मोदी सरकार को। हो सकता है कोई प्रक्रिया की बात होगी, हो सकता है उसमें कहीं कैबिनेट का, विभाग का, कैसे गई थी, किस फॉर्मेट में गई थी चिट्ठी, अब कैसे भेजना है, ताकि कोई कानूनी बाद में अड़ंगा ना लगाए। तो मुझको लगता है कि ये अनुमति भी चली जाएगी अभी वहाँ पर, और इसके जाने के बाद केंद्र सरकार स्वतंत्र रहेगी कि राज्य के जिन मामलों की जांच या तो राज्य सरकार अपील करे, जो कि भूपेश सरकार ने 5 साल में एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी सीबीआई की जांच के लिए। तो अभी जो पीएससी घोटाले के लिए, और आपको ध्यान होगा मैं उस समय नीचे न्यूज रूम में ही रिकॉर्ड करता था, हमने भाजपा के 2 नेताओं को बुला के इंटरव्यू भी किया था। आप ही लोगों ने पहली रिपोर्ट बनाई थी जिसमें पीएससी घोटाले का जिक्र था। मैं अभी बतला दूं आपको, पीएससी के एक मौजूदा मेंबर जो हैं, उन्होंने एक कानूनी नोटिस भी मुझको भेजा हुआ है उसके खिलाफ, उस यूट्यूब वीडियो के खिलाफ नोटिस भेजा हुआ है जो हमने पीएससी को लेकर यहाँ पे किया था। बीजेपी के लोगों ने बाद में उस समय महीनों पहले इस बात को सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि आपने ही सबसे पहले इस मामले को उठाया है। तो हमको तो खुशी है कि पीएससी की जांच सीबीआई करे, हमको खुशी है। हमारा कोई अविश्वास एनआईए के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, किसी के ऊपर कोई अविश्वास नहीं है, क्योंकि एजेंसी जांच कितनी भी कर ले, साबित तो उसको अदालत में करना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, न किसी राज्य की बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अच्छा है पीएससी की अगर जांच होती है सीबीआई से तो अच्छा है, कम से कम छत्तीसगढ़ के किसी घोटाले की सीबीआई जांच चालू तो हो। ठीक है शशांक, तो हम फिर आपके सामने आएंगे, इसके दूसरे पहलुओं को लेके आएंगे। आज हम केवल एक हल्की फुल्की चर्चा करना चाहते थे छत्तीसगढ़ की अफसरशाही और राज्य सरकार के सामने की चुनौतियां, इसको लेकर वो बात हमने अभी आपके सामने रखी है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भी भेज सकते हैं इसका, नीचे टिप्पणी लिखिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी बातें, क्या सही लगी, क्या गलत लगी। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के शौकीन हैं तो इनको छोड़ दीजिए। जो ये शौक रखते हैं, कैंसर उनके पीछे पीछे दबे पांव पहुंच जाता है उनके घर। अपने परिवार पे रहम कीजिए, छोड़ दीजिए ऐसी आदतों को। फिर मिलेंगे।